हेलो गाइस, मेरा नाम है कनिष्क। आप देख रहे हैं लो 91। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइट्स लायबिलिटीज़ किसकी, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की। बहुत आसान वीडियो होने वाली है, बहुत छोटी सी वीडियो होगी, मज़ा आ जाएगा आपका। जल्दी से कवर करते हैं सारा कुछ बहुत आसान भाषा में, ठीक है। इसके लिए हम हेल्प लेंगे द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 की। ये सब दिया हुआ है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में, और ये सारा कुछ दिया हुआ है आपके सब्जेक्ट लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ में, ठीक है। तो एज ऑलवेज पेन पेपर लेके बैठ जाओ, ठीक है, नोट डाउन करते जाओ, जल्दी से कंप्लीट करके ख़त्म करते हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं राइट्स की, ठीक है, किसकी, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की। जो राइट्स हम पढ़ेंगे वो अप्लाई होंगे ओनली जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है, ठीक है। राइट्स एंड लायबिलिटीज दी हुई है 15 से 28 में सेक्शंस किसके, द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के, ठीक है। लीगल स्टेटस की पहले मैं बात करता हूँ। जो एक ट्रेड यूनियन होती है ना, रजिस्ट्रेशन के बाद वो एक कॉर्पोरेट बॉडी बन जाती है। जैसे कि वो एक परपेचुअल सक्सेशन रखती है, उसकी एक कॉमन सील होती है, वो एक्वायर कर सकती है, प्रॉपर्टी को एंटर कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट में, और शू कर सकती है, और कोई शू भी कर सकता है, ठीक है। तो परपेचुअल सक्सेशन का क्या मतलब होता है, जैसे ट्रेड यूनियन होती है ना, उसके मेंबर्स या लीडर्स होते हैं, या फिर जिन्होंने वो बनाई वो होते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद ना अगर ये मेंबर्स हैं ना, ये कहीं चले जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, या फिर इनकी डेथ हो जाती है, तो उससे ट्रेड यूनियन को कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। ट्रेड यूनियन ऐसे ही रहेगी, उसको बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। डेथ के बाद ना कंपनी पे जैसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ना, जो फाउंडर्स होते हैं उसके, ठीक है। ऐसे ही ट्रेड यूनियन का है, ट्रेड यूनियन पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब उसके लीडर्स या फिर मेंबर्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। पहले बात करते हैं राइट्स ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की। तो पहला राइट जो है वो प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं। जो एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन होती है ना, वो प्रॉपर्टी को ओन कर सकती है अपने खुद के नाम पे, जैसे कि मूवेबल और इमूवेबल दोनों की, ठीक है। मूवेबल कौन सी होती है, जैसे कि व्हीकल्स, और इमूवेबल जैसे कि लैंड या फिर बिल्डिंग्स। जो एक ट्रेड यूनियन होती है, देखो मैं एग्जांपल डाल रखे हैं यहाँ पे, वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, पहले मैं बता देता हूँ आपको। जो एक ट्रेड यूनियन होती है वो बाई कर सकती है ऑफिस फर्नीचर अपने खुद के लीगल नाम पे, ठीक है। उसके पास राइट होता है कॉमन सील का, मतलब कि वो एक कॉमन सील लगती है जो एक्ट करती है उसकी एज ए ऑफिशियल स्टैंप, डॉक्यूमेंटेशन के लिए और लीगल आइडेंटिटी के लिए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है। जो एक ट्रेड यूनियन होती है वो एंटर कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे कंपनी कर सकती है, ठीक है, अपने खुद के नाम से। इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल सूट्स इन सर्टेन केसेस, सेक्शन 18, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। जो एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन होती है उसके पास प्रोटेक्शन होती है सिविल सूट से, स्पेशली जब वो कोई काम कर रही हो ट्रेड डिस्प्यूट से रिलेटेड, ठीक है। कोई भी उसके खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकता, उसके मेंबर के अगेंस्ट कोई केस फाइल नहीं कर सकता। जब वो अपने ट्रेड डिस्प्यूट के रिलेटेड कोई भी काम कर रही है तो वो लीगली कर रही है, तो ध्यान रखना। जैसे कि स्ट्राइक पे जाना, प्रोटेस्ट करना, जब तक वो रिलेटेड है ट्रेड डिस्प्यूट के, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, ठीक है। अगर आप कुछ भी ट्रेड डिस्प्यूट से अलग करोगे तो उसमें प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। जो प्रोटेक्शन है वो दी जाती है सपोर्ट करने के लिए वर्कर्स को ड्यूरिंग स्ट्राइक या फिर प्रोटेस्ट, जब तक एक्शन पीसफुल होते हैं और कनेक्ट होते हैं उनके लेबर इश्यूज से। इस लाइन को ध्यान से पढ़ लेना। जब भी मैं सेक्शन मेंशन कर दूं तो प्लीज़ 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 अगर आपके पास टाइम है तो एक दूसरी टैब में ना बेरेक्ट जरूर खोल के देख लिया करो, उस पर एक बार उसकी लाइन या फिर डेफिनेशन खोल के देख लिया करो, ठीक है। तो ये इंक्लूड करता है प्रोटेक्शन फ्रॉम क्लेम्स, जैसे कि ब्रीच ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग लॉफुल स्ट्राइक। जब एक लॉफुल स्ट्राइक होता है तो एम्प्लॉय होता है ना, वो काम नहीं करता है उस टाइम पे, तो ये प्रोटेक्शन देती है क्लेम्स, जैसे कि ब्रीच ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। उसमें कंडीशन यहाँ पे होती है, जो एक्शन होता है ना वो लीगल होना चाहिए और पीसफुल होना चाहिए। एक केस पढ़ो, रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेज इट्स यूनियन। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सिविल सूट इम्यूनिटी अप्लाई तभी होती है जब एक यूनियन काम कर रही होती है ट्रेड डिस्प्यूट के पर्पज़ के लिए और विद इन लॉ कर रही होती है, तभी इम्यूनिटी मिलती है सिविल सूट्स की, ठीक है, ध्यान रखना। सेक्शन 17 में दिया हुआ है इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जो कि लिमिटेड है। अगर यूनियन के मेंबर्स एक्ट करते हैं टुगेदर, मतलब साथ में एक ट्रेड डिस्प्यूट के लिए, वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं कंसीडर की जाएगी जब तक वो एक्ट इन्वॉल्व नहीं करता वायलेंस, इंटिमिडेशन या फिर कोई इलीगल एक्टिविटी, ठीक है। ये जो इम्यूनिटी दी गई है ना सेक्शन 17 में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, ये लिमिटेड है, ठीक है। ये प्रोटेक्ट नहीं करती है क्रिमिनल एक्शंस को, ध्यान रखना। अब एग्जाम्पल से पढ़ो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जब कोई वर्कर प्लान कर रहा है ना स्ट्राइक पे जाने के लिए, किस लिए, कि उसकी वेजेस बढ़ जाए, ठीक है, तो ये प्रोटेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सब चीज़ लीगली हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्ज आपको नहीं लगेगा। बट अगर कोई वर्कर प्लान कर रहा है फैक्ट्री को जलाने के लिए, फैक्ट्री की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने के लिए और किसी को हर्ट करने के लिए, तो ये क्राइम माना जाएगा और वो फिर पनिश किया जाएगा। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो को पीछे करके देखो, वैसे तो आ ही गया होगा यार, ठीक है। इतनी आसान भाषा में आपको पूरी यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा समझाने वाला। राइट टू रेज फंड, जब एक ट्रेड यूनियन होते हैं ना, उसको राइट होता है मेंटेन करने का 2 टाइप के फंड्स का,
पहले तो बात जनरल फंड और दूसरा पॉलिटिकल फंड। जो जनरल फंड होता है वो यूनियन की डेली नीड्स के लिए होता है, जैसे कि ऑफिसेज, सैलरीज या फिर लीगल एड्स, ठीक है। जो पॉलिटिकल फंड होता है वो सपोर्ट करने के लिए होता है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, ठीक है। अब पहले ना इनको डेप्थ में पढ़ते हैं, जनरल फंड और पॉलिटिकल फंड क्या होता है। जो जनरल फंड होता है ना सेक्शन 15 में दिया हुआ है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के, इसकी डेफिनेशन पढ़ो एक बारी। जो जनरल फंड होता है ना वो प्राइमरी फंड होता है, मेंटेन किया जाता है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के द्वारा, ठीक है। ये यूज़ किया जाता है रेगुलर एक्टिविटीज़ में और ऑब्जेक्टिव में, किसके, ट्रेड यूनियन के, जो डायरेक्टली बेनिफिट करते हैं मेंबर्स को और प्रोटेक्ट करते हैं उनका इंटरेस्ट। यूज किया जाता है सैलरीज या फिर एडमिन एक्सपेंसेस में, लीगल प्रोसीडिंग्स जो रिलेट करते हैं ट्रेड डिस्प्यूट से, मेंबर वेलफेयर जैसे कि मेडिकल उनका एजुकेशन, उनका इंश्योरेंस वगैरह, पब्लिशिंग यूनियन रिलेटेड मटेरियल जैसे कि पम्पलेट्स हो गए या फिर आपकी कोई मैगजीन वगैरह है तो, ठीक है। मैंडेटरी होता है यूनियन एक्टिविटीज़ के लिए, सब मेंबर को कंट्रीब्यूट करना होता है, प्रॉपर अकाउंट होता है इसका और ऑडिट्स होता है। अब ये कैसे देता है, एक ट्रेड यूनियन की ना मेंबर फीस होती है या फिर कोई मेंबरशिप होती है तो उसमें इंक्लूड कर देते हैं स्टार्टिंग में। जो रूल्स होता है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें रूल्स लिखे होते हैं, तो उसमें ये भी चीज़ जरूर होगी कि आपको हर मंथ इतना पे करना पड़ेगा, जो कि हम जनरल फंड में ऐड करेंगे, या फिर उसमें ये लिखा होगा कि आपको इतना कुछ पेमेंट हर महीने आपको एज ए मेंबरशिप फीस पे करना होगा। जो वहाँ से फंड आता है वो ये लोग जमा करते हैं आपके जनरल फंड में, ध्यान रखना। पॉलिटिकल फंड दिया हुआ सेक्शन 16 में ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के। अब मैं बार बार ना ये एक्ट का नाम क्यों लिखता हूँ, ताकि आपको ये 1926 याद हो जाए, क्योंकि आप एग्जाम में ना क्या करके आते हो, मैं खुद अपने टाइम पे करता था, क्या करता मैं ट्रेड यूनियन एक्ट लिख देता था। तो ट्रेड यूनियन एक्ट यार ठीक है लिख रखा है आपने, बट 1926 जब आप लिखोगे तो थोड़ा और ठीक लगता है, ठीक है। तो पॉलिटिकल फंड क्या होता है, पॉलिटिकल फंड एक ऑप्शनल और सेपरेट फंड होता है जो मेंटेन किया जाता है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के द्वारा। रजिस्टर्ड भी मैंने इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि जो हम रूल्स और लायबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की बात कर रहे हैं, जो कि मेंटेन किया जाता है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के द्वारा। किसके लिए, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। ये कंट्रीब्यूशन होता है ना इस फंड में, वो वॉलंटरी होता है, कोई कंपलसरी या मैंडेटरी नहीं होता है, ठीक है। ये यूज किया जाता है सपोर्ट करने में इलेक्शन कैंडिडेट्स को, पॉलिटिकल मीटिंग्स के लिए। डिस्ट्रीब्यूटिंग पॉलिटिकल लिटरेचर का मतलब होता है जो पैम्पलेट होता है जिस पे मैसेज लिखा होता है या जिस पे कैंडिडेट का नाम लिखा होता है और रूल्स वगैरह या मैनिफेस्टो वगैरह सब कुछ लिखा होता है ना पेपर पे, तो वो सब आता है पॉलिटिकल लिटरेचर में, ठीक है। उसको डिस्ट्रीब्यूट करने को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग पॉलिटिकल लिटरेचर, ठीक है। यहाँ पे वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होता है, मेंबर चूज कर सकता है, अगर आपको नहीं देना तो आप वो भी चूज कर सकते हो, ठीक है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होएगा अगर कोई नहीं दे रहा है तो, ठीक है। नॉन कंट्रीब्यूटिंग मेंबर्स के अगेंस्ट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो जो हमारा 6th राइट था ना, राइट टू रेज फंड, तो एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के पास ना 2 टाइप के फंड मेंटेन करते हैं, जो अभी हमने पढ़ा है, जनरल फंड और पॉलिटिकल फंड। तो सेक्शन 16 कहता है कि जो पॉलिटिकल फंड का कंट्रीब्यूशन है ना वो कंप्लीटली वॉलंटरी है, ठीक है, मर्जी है, मतलब आप दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी मेंबर को फोर्स नहीं किया जा सकता है पे करने के लिए पॉलिटिकल पर्पज़ के लिए, ध्यान रखना। 7th है राइट टू रिप्रेजेंट वर्कर्स, एक ट्रेड यूनियन के पास राइट होता है रिप्रेजेंट करने के लिए अपना मेंबर इन फ्रंट ऑफ एम्प्लॉयर्स, ट्राइब्यूनल्स और कोर्ट में भी। एग्जाम्पल जैसे कि कोई वर्कर सस्पेंडिंग है इलीगली, तो यूनियन केस फाइल कर सकती है, नेगोशिएट कर सकती है उस वर्कर के बिहाफ पे। अब पढ़ते हैं लायबिलिटीज ऑफ, ठीक है, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, ठीक है। पहली लायबिलिटीज़ क्या है, वो सबमिट करने होते हैं उसको रूल्स और एक कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एक जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन होती है उसको एक क्लियर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उसमें सारे रूल्स होने चाहिए, उसमें नेम होना चाहिए यूनियन का, उसके ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए उस कॉन्स्टिट्यूशन में, मेंबरशिप एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि कितनी एज है उसकी या फिर कोई और क्वालिफिकेशन अगर है तो, एग्जीक्यूटिव बॉडी की स्ट्रक्चर होनी चाहिए, बॉडी कौन कौन मेंबर है, कौन कौन प्रेसिडेंट वगैरह है। तो जो फंड्स उसमें बिल्कुल मेंशन किया जाना चाहिए कि कहाँ कहाँ आप अपने फंड्स को यूज कर रहे हो, ठीक है। और ये सब चीज़ ना सबमिट की जाती है रजिस्ट्रार के पास। मैं पहली वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, जिसने नहीं देखी है तो आपकी गलती है भाई। सेकंड, एनुअल रिटर्न्स जो होते हैं वो मैंडेटरी होते हैं, सेक्शन 28 कहता है हर साल जो यूनियन होते हैं ना उसको सबमिट करना होता है एक डिटेल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रजिस्ट्रार के पास, ठीक है, जो इंक्लूड करता है इनकम, एक्सपेंडिचर, एसेट्स, लाइबिलिटीज, नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो पेनल्टी हो जाएगी या फिर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। थर्ड है यूज ऑफ फंड इज रेस्ट्रिक्टेड, मतलब सेक्शन 15 और 16 क्या कहते हैं कि जो फंड्स है ना वो यूज हो सकता है सिर्फ और सिर्फ लॉफुल और यूनियन रिलेटेड पर्पजेज के लिए। लॉफुल यूज कैसा होता है, जैसे कि मेंबर वेलफेयर, लीगल एड, एजुकेशन। अनलॉफुल यूज कैसे होते हैं, जैसे कि पर्सनल खर्चे के लिए, अपने बेटे के लिए आप आईपैड लेके जा रहे हो, ठीक है, या फिर रिश्वत देने के लिए, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, ठीक है।
पॉलिटिकल फंड ऑप्शनल होता है, कंपलसरी नहीं होता है। मतलब जो कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिकल फंड का वो मैंडेटरी नहीं होता है। कोई भी मेंबर को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते आप अगर वो रिफ्यूज कर देते हैं पे करने के लिए पॉलिटिकल फंड को। समझ में आया? ऑफिस बियरर्स अकाउंटेबल होते हैं। सेक्शन 20 कहता है जो यूनियन के लीडर जैसे कि प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, उनको एक्ट करना होता है ऑनेस्टली और गुड फेथ में। वो लीगली लायबल होते हैं किसी भी चीज़ की मिसयूज के लिए, जैसे कि पावर या फिर फंड। 6th है लीगल एंटिटी स्टेटस इम्पोज लीगल ड्यूटीज। मतलब कि सेक्शन 13 क्या कहता है, जब एक ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड हो जाती है तो एक ट्रेड यूनियन एक बॉडी कॉर्पोरेट बन जाती है। मतलब वो शू कर सकती है और कोई उसको भी शू कर सकता है। उसके पास एक लीगल आइडेंटिटी होती है अपने मेंबर से अलग। ठीक है, अगर मेंबर मर जाएगा या फिर मेंबर या उसका लीडर कोई भी मर जाएगा तो उस ट्रेड यूनियन को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसको बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। ओन कर सकती है प्रॉपर्टी को, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है। पर उसका मतलब ये भी होता है कि जो यूनियन है ना उसको रेस्पॉन्सिबली और लीगली तरीके से एक्ट करना होता है। ठीक है, जैसे कि एक कंपनी होती है। अगर मैं कंक्लूड करूं दोनों चीज़ को, तो एक जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन होती है अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 उसको बहुत सारे राइट मिलते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी को ओन करना, फंड रेज करना, लीगल इम्यूनिटी और एटसेट्रा। बट वो इम्पोर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके साथ होती है, जैसे कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑनेस्ट लीडरशिप और लॉफुल कंडक्ट। ठीक है, हमेशा याद रखना सेक्शन 15 से 18 जो कवर करता है एवरीथिंग फ्रॉम यूज ऑफ फंड टू लाइबिलिटीज, मतलब राइट्स और लाइबिलिटीज़ दोनों को कवर करता है सेक्शन 15 से 28 से। छोटी छोटी चीज़ ना जो लाइन, मतलब मैं नहीं लिखता हूँ ज़्यादा कि इतना सब कुछ, बट एक दो लाइन लिखता हूँ ना कंक्लूजन वाली ना, एक तो कंक्लूजन एक इंट्रोडक्शन, ये दोनों ना बिल्कुल याद करके हमेशा एग्जाम में लिख करके आया करो। तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो ना तो इसको लाइक कर दो। वैसे तो लगी ही होगी तो लाइक कर दिया करो यार। लाइक ही नहीं करते हो यार, कमेंट ही नहीं करते हो, कुछ भी नहीं यार, तो मेरे को ठीक नहीं लगेगा। मेरे को वो डिमोटिवेट हो जाऊँगा, फिर डिमोटिवेट हो जाऊँगा, वीडियो नहीं बनाऊँगा अपने आसान भाषा में, फिर ढूंढते रहना यूट्यूब पे प्लेलिस्ट। ठीक है, तो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक अभी कर दो यार, इसको उस पर कमेंट कर दो, जो भी कुछ जैसा भी कुछ जो भी करना है कमेंट जरूर कर दो यार, कुछ भी कर दो, चाहे कुछ भी कमेंट करो, कमेंट जरूर करो। यहाँ पे जो लिंक दिख रही है उसको सब्सक्राइब कर लो, ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपने नहीं देखी है और ये देख लो। ठीक है, ये पूरी प्लेलिस्ट है ट्रेड यूनियन की और लेबर लॉ की, इसको देख करके जो आपकी वीडियो छुट्टी हुई है उसको कंप्लीट कर लेना। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।